हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल पर। द 19th जनवरी 1990 पुणे के कोरेगांव पार्क में एक रहस्यमयी शांति छा गई। एक ऐसे इंसान ने दुनिया को अलविदा कहा जो खुद को 750 साल पुराने पुनर्जन्म का हिस्सा बताता था। एक ऐसा गुरु जिसे दुनिया ने सेक्स गुरु, भगवान और अपराधी हर नाम से पुकारा, जिसे अमेरिका ने सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि मिटा देने की योजना बनाई। क्या आपको पता है कि कैसे ओशो के प्रवचन के बीच उड़ते थे फाइटर जेट्स और कैसे उन्हें धीमा जहर दिया गया? कभी बचपन में 3 दिन तक नहीं बोले तो कभी तैरते तैरते 2 दिन तक लापता रहे। डिबेट में प्रोफेसर को मात देने वाला यह लड़का कैसे बना विश्व का सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरु? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है ओशो की रहस्यमयी जीवन यात्रा, जिसे जानने के बाद शायद आप दुनिया और धर्म को देखने का नजरिया ही बदल दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ओशो की ये अनसुनी, सच्ची और सनसनीखेज कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19 जनवरी 1990 को महाराष्ट्र के पुणे में रजनीश ओशो का निधन हुआ था। अपने जीवन के अंतिम समय में वे शहर के कोरेगांव पार्क स्थित अपने मेडिटेशन रिजॉर्ट में रहे थे। आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। ओशो ने अपने भक्तों से कहा था कि यह उनका पुनर्जन्म है। उन्होंने बताया था कि वे 750 साल पहले तिब्बत में पैदा हुए थे। वहां वे एक विशेष साधना कर रहे थे और उसमें सिर्फ 3 दिन की साधना रह गई थी, तभी उनकी मौत हो गई, जिसके कारण उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। जब ओशो पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद 3 दिनों तक न तो वे रोए और न उनके मुंह से कोई आवाज निकली और न ही उन्होंने माँ का दूध पिया। जिसके बाद घरवालों ने एक वैद्य भी बुलाया, पर सब कुछ सामान्य निकला। ओशो नहाने के बेहद शौकीन थे और उन्हें तैरना बहुत पसंद था। सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाते थे। उनके मित्र ने बताया था कि एक बार की बात है कि नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा के तैराकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें ओशो ने भी भाग लिया। इसी दौरान किसी ने कहा कि रजनीश क्या तैरेगा मेरे सामने? हुआ ये कि वह तैराक कुछ देर तैरने के बाद डूब गया। उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया, जबकि रजनीश घंटों तैरते रहे और 2 दिन तक लापता रहे। इस दौरान पुलिस भी आई, पूछताछ भी हुई और तीसरे दिन रजनीश घर चले आए। जब पूछा कि कहाँ थे तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं तो तैरने में मग्न था। ओशो के एक करीबी मित्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ओशो ने सन 1951 में हितकारिणी सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और 1953 तक पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान एक प्रोफेसर लॉजिक पर लेक्चर दे रहे थे, तभी रजनीश से उनका डिबेट हुआ। रजनीश के तर्क इतने सटीक थे कि कक्षा में बैठे लगभग 70 छात्रों ने टेबल थपथपाकर तालियां मार दीं। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि हम अपने प्रोफेसर को तो निकाल नहीं सकते, पर तुमसे निवेदन है कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो और हम तुम्हारी डिग्री और सर्टिफिकेट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो तुम्हें हानि पहुंचाए। इसके बाद डी.एन. जैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रजनीश को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि तुम लॉजिक का पीरियड अटेंड नहीं करोगे। ओशो मान गए और उस पीरियड के दौरान वे अक्सर कॉलेज के बाहर बने कुएं की पार्टी पर बैठे रहते थे। रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गाँव में हुआ था। ओशो का मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता बाबूलाल और मां सरस्वती जैन तेरापंथी जैन थे। वे अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रहे। ओशो ने एक जगह बताया है कि उनके विकास में प्रमुख योगदान उनकी नानी का रहा है। उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवाड़ा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। ओशो शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओशेनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970 से 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 में ओशो नाम से फेमस हुए। ओशो फिलॉसफी के टीचर थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे काम के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी मैगजीन में सेक्स गुरु के नाम से भी लिखा गया। ओशो ने जब लिखना आरंभ किया तब वे बाएं हाथ से लिखते थे। ओशो को कनाडा ड्राई सोडा बहुत पसंद था। उन्हें धूल और गंध से एलर्जी थी। कहीं से भी थोड़ी सी बदबू आ रही हो तो उनके लिए सोना असंभव था। सुबह उठने पर चाय पीना उनकी कमजोरी थी। ओशो जूते नहीं पहनते थे, उन्हें चप्पल पहनना पसंद थी। वे हमेशा से समय के पाबंद रहे हैं। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास की शिक्षा दी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। अपनी देशनाओं में उन्होंने पूरे विश्व के रहस्यवादियों, फिलोसफर और धार्मिक विचारधाराओं को नया अर्थ दिया।
1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर रजनीशपुरम की स्थापना की। रुको, क्या आप इस वीडियो को यहीं छोड़ने जा रहे हो? मत भूलो, अभी वो खुलासे बाकी हैं, जहां ओशो को धीमा जहर दिया गया, जहां 5000 शिष्यों की जान पर खतरा मंडरा रहा था, और जहां एक आदमी ने पूरे अमेरिका की ताकत के आगे भी घुटने नहीं टेके। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या ओशो को सच में साजिश का शिकार बनाया गया था? और हाँ, अगला राज सिर्फ अगले सीन में है, छोड़ोगे तो खो दोगे। ये रजनीशपुरम आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। डिजाइनर रॉब पहने, लंबी दाढ़ी वाले ओशो को धड़ल्ले से अंग्रेजी में प्रवचन देते देख देख अमेरिकी दंग रह गए। रजनीशपुरम में उनके शिष्यों की तादाद बढ़ने लगी। हर जगह मैरून या नारंगी ड्रेस पहने, गले में लकड़ी की लॉकेट डाले ओशो के शिष्य नजर आने लगे। ओशो के शिष्यों ने ओरेगोन के रजनीशपुरम आश्रम को एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। इस बीच ओशो अमेरिकी पुलिस प्रशासन की निगाह में आ गए। उन पर प्रवासी नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। 1985 के उत्तरार्ध में अमेरिकी सरकार ने सैन्य स्तर पर रजनीशपुरम को तबाह करने की योजना बनाई। शशिकांत सदैव अपनी किताब ओशो की जीवन यात्रा में लिखते हैं कि चूंकि पुलिस और कोर्ट अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए थलसेना और वायुसेना को तैनात किया गया। रजनीशपुरम को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त ओशो प्रवचन दे रहे थे। फाइटर जेट और बमवर्षक विमान छत से सिर्फ 20 फीट ऊपर से उड़ान भरने लगे, ताकि उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवचन में बाधा पड़े और श्रोताओं में दहशत फैल जाए। माहौल ऐसा बन गया कि लगने लगा कि बम अब गिरा कि तब गिरा। सरकार को उम्मीद थी कि ओशो डर जाएंगे और अपना प्रवचन बंद कर देंगे। उनके शिष्य शहर छोड़ भागने लगेंगे। 2-4 दिन में सब खाली हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सप्ताह तक आतंकित करने का षड्यंत्र चलता रहा। केवल इतना ही होता था कि विमान की तेज आवाज के समय ओशो रुक जाते, एक आध मिनट बाद जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर देते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ा चमत्कार ये था कि उनके लगभग 5000 शिष्य शिष्याएं भी वैसे ही निडर होकर डटे रहे। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी शहर से इतना नीचा, महज 20 फीट नीचे विमान उड़ाना गैरकानूनी है। अखबारों में और टेलीविजनों पर यह खबर चलने लगी। इसके बावजूद प्रशासन की मंशा नहीं बदली। अमेरिका में जब उनके वकीलों को साफ हो गया कि सरकार किसी भी हालत में रजनीशपुरम को नेस्ता नाबूद करेगी, चाहे 5000 लोगों की सामूहिक हत्या ही क्यों न करनी पड़े, सरकारी वकील ने संदेश भेजा कि इससे बचने का एक उपाय है, यदि ओशो समझौता कर लें और झूठ बोलने को तैयार हो जाए कि उन्होंने 35 में से कोई एक अपराध किया है, तो उन्हें देश निकाला दिया जाएगा, पर हजारों निर्दोष शिष्य शिष्याओं की जानें बच सकेंगी। आखिरकार ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया और रेडिएशन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। जेल से निकले तब भी उनका रुख नहीं बदला, बल्कि अमेरिकी सरकार की और तीखी आलोचना की। ओशो ने कहा कि इन बेवकूफ़ों को मुझे वीजा देने का कोई हक नहीं। ये सब उतने ही विदेशी हैं जितना मैं, बस फर्क इतना है कि ये 300 वर्ष पूर्व आए, मैं 4 वर्ष पूर्व आया। और ये लुटेरे हैं। इन्होंने $14 में न्यूयॉर्क को खरीद लिया था, मैंने तो उस बेकार पड़ी जमीन को उचित कीमत देकर खरीदा। अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद साल 1985 ओशो भारत वापस लौट आए। उन्होंने अमेरिका के अलावा कई और देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ का वीजा या शरण देने से इनकार कर दिया। 17 दिन जेल में रहकर ओशो जब बाहर आए तो उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था, पर उनकी आंखों में वही आग थी। उन्होंने कहा, मुझे धीमा जहर दिया गया, लेकिन मैं मरने नहीं आया था, मैं सिर्फ दुनिया को जगा कर जाऊंगा। और फिर पूरी दुनिया चौंक गई। 21 देशों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना सहारा। पर ओशो रुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये युद्ध आत्मा का है, सत्ता का नहीं। आखिरकार वे पुणे लौटे और फिर कभी खुलकर नहीं बोले। उनके अंतिम शब्द थे, मैंने कहा था मैं नहीं मरूंगा, मैं फिर लौटूंगा। क्या ओशो सच में पुनर्जन्म थे, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने मौत से पहले ही अमरता पा ली? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में सवाल उठे कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसी और कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली